नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने तेलंगाना की राजनीति में भूचाल मचा दिया है और जो दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार यानी अमित शाह जी के बाद गृह मंत्रालय के नंबर 2 और इनके 25 साल के बेटे का नाम है बंदी साईं भागीरथ। यानी नाम पिछले एक हफ्ते से तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक हर अखबार के पहले पन्ने पर है। क्यों? क्योंकि इस लड़के पर एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्यक्ति पुलिस की पकड़ से बाहर है। तेलंगाना पुलिस ने इसे ढूंढने के लिए टीमें दिल्ली और करीमनगर तक भेज दी है। उसका मोबाइल पिछले 3 दिन से स्विच ऑफ है। अब आपको पूरा मामला बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और दोनों पक्षों की बातें भी आपके सामने रहे। कहानी की शुरुआत होती है इसी साल जनवरी से। अखबारों के मुताबिक उस वक्त एक 17 साल की लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की थी। जब परिवार वालों ने पूछा तो उसने बताया कि भागीरथ नाम के एक लड़के से उसका रिश्ता था, जिसने रिश्ता तोड़ दिया और उसकी निजी तस्वीरें कुछ लोगों के बीच शेयर कर दी। माता पिता का दावा है कि इसी वजह से लड़की पूरी तरह से टूट गई थी। फिर 23 अप्रैल को परिवार और भागीरथ के पिता बंदी संजय कुमार के बीच एक मीटिंग होती है, जिसे संगप्पा नाम का कोई व्यक्ति अरेंज करता है। पीड़िता की मां का कहना है कि इस मीटिंग में काउंसलिंग के नाम पर उन पर दबाव डाला गया कि वो मामला आगे न बढ़ाएं, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 8 मई को परिवार पेट बशीराबाद थाने पहुंचता है और एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर नंबर है 684/2026। शुरुआत में मामला दर्ज होता है बीएनएस की धारा 74 और 75 के तहत और पॉक्सो एक्ट की धारा 11 और 12 के तहत, यानी यौन उत्पीड़न का आरोप। लेकिन जब पीड़िता का बयान रिकॉर्ड होता है तो जांच टीम धाराएं और कठोर कर देती है। अब इस पर पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 भी जोड़ दिया गया है। ये क्या होती है? ये है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी सबसे गंभीर श्रेणी का यौन शोषण। आरोप के मुताबिक ये घटना मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में हुई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तुरंत डीजीपी सीवी आनंद को निर्देश दिए कि जांच में देरी न हो। डीसीपी ऋतुराज को इस केस की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी भी गठित कर दी गई। तेलंगाना राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है। अब आता है दिलचस्प मोड़। एसआईटी ने भागीरथ को 13 मई को थाने में पेश होने का नोटिस भेजा। नोटिस की रिसीविंग भागीरथ के मामा डॉक्टर सीएच वंशी कृष्ण को करीमनगर में दी गई। 13 मई को दोपहर 2 बजे तक भागीरथ को पेट बशीराबाद थाने में हाजिर होना था। थाने के बाहर लोग जमा हो गए, न्याय की मांग करने लगे, लेकिन भागीरथ नहीं आया। उसने एक चिट्ठी भेज दी थाना प्रभारी के नाम की, उसे 2 दिन का और वक्त चाहिए। बाद में उसने कहा कि वो 15 मई को सबूतों के साथ पेश होगा। इस बीच पुलिस ने उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन ट्रेस किया तो वो करीमनगर का निकला। पुलिस की टीमें दिल्ली और करीमनगर के लिए रवाना कर दी गई। पेट बशीराबाद थाने ने एक दूसरा नोटिस भी मामा के नाम भेज दिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर एम रमेश ने साफ कहा कि मैन हंट शुरू हो चुका है और आरोपी उनके किसी भी जान पहचान वाले ठिकाने पर नहीं मिला। न उसका घर, न पिता, न सरकारी आवास, कहीं नहीं। 13 मई को हैदराबाद की सड़कों पर एक नया नज़ारा दिखाई दिया। शहर की कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए। पोस्टर पर भागीरथ की तस्वीर, साथ में पिता बंदी संजय कुमार की तस्वीर और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था एब्सकॉन्डिंग, यानी फरार। ये पोस्टर किसने लगवाए, किसी को नहीं पता। पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रही है, लेकिन तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेलंगाना रक्षण सेना की चीफ कविता ने मांग कर डाली कि भागीरथ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए ताकि वो देश छोड़कर भाग न सके। बीआरएस नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार ने तो आरोपी की जानकारी देने वालों को इनाम तक देने का ऐलान कर दिया है। अब आते हैं भागीरथ के बचाव पर। भागीरथ ने पुलिस में पेश होने से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया। 12 मई को तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसेप्टरी बेल की याचिका दायर कर दी। कोर्ट में फिलहाल ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तो याचिका वैकेशन बेंच के सामने रखी गई है। आज यानी 14 मई को इस याचिका पर सुनवाई होनी है। भागीरथ की तरफ से कौन पैरवी कर रहे हैं?
सीनियर वकील सिगारपुर निरंजन रेड्डी। ये वही वकील हैं जिन्होंने जगन मोहन रेड्डी के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस की थी और ये खुद वाईएसआरसीपी से राज्यसभा सांसद भी हैं, यानी मामला बहुत हैवी वेट हो चुका है। भागीरथ की तरफ से अदालत में जो दलीलें रखी जा रही है वो भी सुन लीजिए। पहली दलील ये कि लड़की नाबालिग है ही नहीं। उसके वकीलों ने 2021 का एक चार्जशीट निकाला है। निर्मल जिले में उस वक्त एक रैश ड्राइविंग का केस था जिसमें इसी लड़की का जिक्र है। उस केस में लड़की के माता पिता ने कोर्ट को बताया था कि उनकी बेटी 15 साल की है। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना भी भरा था और केस बंद हो गया था। अब वकीलों का तर्क है कि अगर 2021 में वो 15 साल की थी तो 2026 में वो 20 साल की होनी चाहिए, यानी बालिग, और अगर वो बालिग है तो पॉक्सो एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरी तरफ जांच में एक और मोड़ आया। पता चलता है कि पीड़ित के 2 जन्म प्रमाण पत्र मौजूद हैं। एक जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जारी किया है जिसमें जन्मतिथि 12 अगस्त 2008 लिखी है, और दूसरा निर्मल जिले की भैंसा म्यूनिसिपैलिटी के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने 11 मई 2026 को जारी किया है जिसमें वही तारीख लेकिन साल 2010 लिखा है। ये दूसरा सर्टिफिकेट एफआईआर दर्ज होने के 3 दिन बाद इशू हुआ है। दोनों सर्टिफिकेट में जन्म का अस्पताल भी अलग अलग लिखा है, यानी एक डॉक्यूमेंट्स कहता है वो 17 साल की है, दूसरा कहता है 15 साल की है। दोनों ही सूरत में वो नाबालिग है। लेकिन रैश ड्राइविंग केस की एंट्री से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अब अदालत को तय करना है कि कौन सा रिकॉर्ड सही माना जाए। भागीरथ ने एक और दाव चला है। उसने खुद पुलिस में करीमनगर में जाकर एक काउंटर शिकायत दर्ज करवाई है। दिलचस्प बात यह भी है कि काउंटर शिकायत पीड़ित की एफआईआर से कुछ ही घंटे पहले दर्ज हुई थी। भागीरथ की काउंटर एफआईआर में लड़की और उसकी मां पर बीएनएस की धारा 308 सबसेक्शन 5, धारा 351 सबसेक्शन 2, धारा 61 सबसेक्शन 2 और धारा 3 सबसेक्शन 5 के तहत मामला दर्ज है। उसका दावा है कि ये पूरा मामला हनी ट्रैप है। उसका कहना है कि लड़की और उसका परिवार उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। उसने कोर्ट में बताया कि लड़की उसे फैमिली फंक्शन में बुलाती थी, ग्रुप गैदरिंग में बुलाती थी, फिर उसके माता पिता ने शादी का दबाव बनाया। जब उसने मना किया तो डर के मारे उसने लड़की के पिता को 50,000 रुपये भी दिए, लेकिन बाद में परिवार ने 5 करोड़ रुपए की मांग कर दी और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। दूसरी तरफ पीड़िता के परिवार का कहना है कि उसके पास भागीरथ के पास हुई चैट और कॉल रिकॉर्ड दोनों मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि भागीरथ ही उन्हें कांटेक्ट करता रहता था और रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश में था। मानव तस्करी विरोधी मामलों की मशहूर एक्टिविस्ट सुनीता कृष्णन ने इस हनी ट्रैप वाली थ्योरी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो हनी ट्रैप का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कानून के मुताबिक नाबालिग की सहमति ही मान्य होती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अक्सर ऐसे केस होते हैं जहां टीनेज एलोपमेंट यानी भागकर शादी करने वाले मामले में भी पॉक्सो एक्ट लग जाता है, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। अब बात राजनीति की। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति इस पूरे मामले में आगे बढ़कर खड़ी है। बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी आरएस प्रवीण कुमार का आरोप है कि पेट बशीराबाद पुलिस ने 8 मई को शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिससे जांच में देरी हुई और भागीरथ को करीमनगर में हनी ट्रैप वाली काउंटर शिकायत दर्ज कराने का मौका मिल गया। उन्होंने इंस्पेक्टर, एसपी और डीएसपी के सस्पेंशन की मांग की है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव सीधे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस की सरकार बीजेपी के मंत्री के बेटे को बचाने में लगी है। रेवंत रेड्डी ने जवाब में एसआईटी का गठन कर दिया और डीजीपी पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। दिलचस्प बात यह भी है कि तेलंगाना के डीजीपी सीबी आनंद ने मुख्यमंत्री को सफाई दी कि 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद दौरे पर थे, इसीलिए पुलिस उसमें व्यस्त रही। ये सफाई भी विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी इस पूरे मामले पर बहुत संभल कर बोल रही है। शुरू में पार्टी ने बंदी संजय कुमार को उनके बेटे के दावों का समर्थन किया, फिर पार्टी ने पलटी मार ली और कहा कि ये पारिवारिक मामला है। बीजेपी की तेलंगाना यूनिट के अध्यक्ष नरप राजू रामचंद्र राव ने मीडिया से कहा कि ये उनका फैमिली मैटर है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उससे आगे कोई बीजेपी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं। खुद बंदी संजय कुमार ने क्या कहा है ये भी सुनिए। उन्होंने करीमनगर में हिंदू एकता रैली को संबोधित करते हुए पहली बार पिता के तौर पर इस केस पर बात की। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे रोते हुए कहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, हम दोस्त थे, बाद में अलग हो गए। उन्होंने आगे कहा कि अगर मेरे बेटे ने भी गलती की है तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए।
कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब तक वो खुद गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक क्या कोई पुलिसकर्मी उनके बेटे पर निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएगा। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा है कि ये अद्भुत बात है। ये केंद्रीय मंत्री का बेटा पॉक्सो एक्ट में फरार है, फरार रहते हुए कोर्ट से जमानत मांग रहा है और उसके पिता अभी भी मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि कानूनी हलकों में मीडिया रिपोर्ट्स में अब इस बात पर भी चिंता जताई जा रही है कि सोशल मीडिया पर लोग अदालत के फैसले से पहले ही जमानत ऑर्डर पर अटकलें लगा रहे हैं और कुछ पोस्ट जजों की पृष्ठभूमि और कथित कनेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। न्यायिक सूत्रों ने इसे चिंताजनक बताया है क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में 96.6% मामले में आरोपी पीड़िता के परिचित होते हैं, यानी जान पहचान का होना अपराध के होने को खारिज नहीं करता। ये बात इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि भागीरथ के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल पड़ी है जिसमें पीड़िता और आरोपी की पुरानी तस्वीरें दिखाकर कहा जा रहा है कि देखो ये दोस्त थे, ये कैसा सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। लेकिन कानून और आंकड़े दोनों ये साफ कहते हैं कि जान पहचान के आधार पर सहमति मान लेना न तो कानूनी रूप से सही है ना ही नैतिक रूप से। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा। आज 14 मई को तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी है। अगर कोर्ट जमानत दे देता है तो भागीरथ की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी और जांच काफ़ी प्रभावित होगी। अगर कोर्ट जमानत खारिज कर देती है तो पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने का रास्ता खुल जाएगा। उम्र विवाद इस केस का सबसे बड़ा कानूनी पहलू बन चुका है। जो जन्म प्रमाण पत्र और 2021 का रैश ड्राइविंग केस, ये तीनों रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। पॉक्सो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर भागीरथ 15 मई को पुलिस के सामने पेश नहीं होता तो भी एसआईटी की जांच आगे बढ़ती रहेगी, जिसमें डिजिटल एविडेंस, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक एनालिसिस, मेडिकल टेस्ट और उम्र की वेरिफिकेशन सब कुछ शामिल है। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स पुलिस के लिए सबसे बड़ा सहारा हो सकते हैं क्योंकि उससे पता चलेगा कि दोनों के बीच कितना संपर्क था और किसने किसको कितनी बार कॉल किया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब अदालत और एसआईटी की है। एक तरफ 17 साल की लड़की का सवाल है जिसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, दूसरी तरफ एक नौजवान है जो खुद को बेगुनाह बता रहा है और अपने ऊपर हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन का आरोप लगा रहा है। और बीच में है देश की राजनीति की वो ताकत जो जांच को प्रभावित कर सकती है। उम्मीद यही है कि कानून अपना काम करेगा, सबूत बोलेंगे और जो भी सच होगा वो सामने आएगा, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। ना तो किसी निर्दोष को सजा मिले, ना किसी दोषी को राहत। यही न्याय की असली परिभाषा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और ख़बरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।